जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार से लेक्चर में। आज से हम एक ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा पहले 2-4 मिनट तक। ज्योमेट्री एक कंप्लीट आपको पढ़ना है, जो कि बेसिक से एकदम स्टार्ट करूंगा, एकदम पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और उस लास्ट लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक आपके पास एनटीएससी के सवाल आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जेई के लिए जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए प्री फाउंडेशन की तरह ये वर्क करने वाला है। यहां पर मैं आपको वो हर एक चीज पढ़ा दूंगा जो कि आपके 11th-12th में बेसिक्स के लिए नीड होती है। ठीक। लाइन्स एंड एंगल पहला चैप्टर होगा। इसके 3 लेक्चर आपको मिलेंगे। पहला लेक्चर आज देख रहे होगे, दूसरा लेक्चर अगले दिन मिल रहा होगा, तीसरे दिन आपकी लाइव प्रैक्टिस सेशन हो रही होगी। मेक श्योर कंसिस्टेंट रहिएगा। ठीक है। ज्योमेट्री तभी आपकी स्ट्रांग हो सकती है जब आपका बेस स्ट्रांग हो, मतलब बेसिक्स एकदम क्लियर हो। लाइन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको लेक्चर्स में हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। स्टार्ट पहला लाइन्स एंड एंगल से कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ट्राइंगल होगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्कल होगा। ये 4 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं आएगा। जो भी क्लासेस चलेंगी आपके YouTube पर चल रही होंगी, फ्री क्लासेस हैं, डेली लगभग 1 घंटे की क्लासेस चलेंगी। मेक श्योर शुरू से कनेक्ट करके चलिएगा। ठीक है। सारे बच्चे जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हो, प्रीमियर वीडियो जा रही होगी, रिकॉर्डेड देख रहे हो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार। इससे हमें लगता है कि हाँ, अगर मैं चीजें जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। ठीक, स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया। दिस इज द लेक्चर नंबर 26। इसके पहले हम लोगों ने काफी चीजें कंप्लीट कर ली हैं और आई होप आपने भी कंप्लीट कर ली होगी। इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है। अब हमारा टारगेट ज्योमेट्री पर है, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इस क्लासेस के नोट्स आपको कहां मिलती हैं? नोट्स आपको मिलती है रैंकर्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये एप्लीकेशन है हमारा रैंकर्स एनटीएससी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको क्लासेस की लिंक, पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहती है। ठीक है। रैंकर्स एनटीएससी 2023 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ज्योमेट्री आपका स्टार्ट भी हो रहा है। सारी चीजें इधर आ जाए भाई। हाँ, अब इसका जो टेस्ट होने वाला है ज्योमेट्री का, वो कितनी तारीख को होने वाला है? ध्यान से सुन लीजिएगा। 21 जुलाई को, 21 जुलाई को आपका इस ज्योमेट्री कंप्लीट पोर्शन का टेस्ट होने वाला है, जिसमें ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने वाले, CG + G। ठीक है भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ के चलिएगा, पूरा सेशन एंजॉय करिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लो। पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो तो 4 मंथ मेंटरशिप वाले ग्रुप में आ सकते हो। 7 तारीख तक उसके एनरोलमेंट है। उसके बाद अगर आप आते हो तो 3 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम में आओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ एक गाइडेंस होनी चाहिए, मेरे साथ एक मेंटोर होना चाहिए, तो आप पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये भी ऐप पर अवेलेबल है और ये भी ऐप पर अवेलेबल। इसके लिए 499, उसके लिए 1 एक बार आगे लगाना पड़ेगा अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो तो। कहाँ पे मिलेगा? रैंकर्स एनटीएससी पर। ये सारी चीजें बात हो गई, सारी चीजें शुरुआत हो गई। अब प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री का पोर्शन। और हमें ये चीज याद रखना है कि हमें अपनी ज्योमेट्री स्ट्रांग बनानी है। जिस भी बच्चों को लगता है कि मेरी वीक है, उसको स्ट्रांग करना है। ठीक है। चल, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल में, इससे पहले मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ये बता दूं। कोई भी चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो लेक्चर, तो साथ साथ आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है। ठीक है। एनसीईआरटी कभी भी छोड़नी नहीं है। एनसीईआरटी का लेवल क्या होता है? आपके लिए बेसिक्स के लिए होता है, तो एनसीईआरटी जरूर करनी है। आपके पास अगर एग्जाम्पलर है, ठीक है, एग्जाम्पलर है तो ये भी लगाइएगा। आपके पास अगर RD शर्मा या RS अग्रवाल है, RD या RS है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। वो बेसिक्स के लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगा। टॉपिक आपको जो पढ़ाए जाएंगे वो एनटीएससी के लिए पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपके यहाँ पूछी जाती है। हाँ, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 9th + 10th कंप्लीट पढ़ते हैं, तो आपको बोर्ड्स के लिए भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यार मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक चैप्टर होगा आपके क्लास 9th में, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर ओवरव्यू में दे दूंगा। ठीक। उसके बाद ऑल अबाउट पॉइंट एंड लाइन हम पढ़ने वाले हैं, ऑल अबाउट द एंगल पढ़ने वाले हैं। फिर ट्रांसवर्सल लाइन पर क्या रिलेशन होता है, सवाल ट्रांसवर्सल लाइन पर आते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन। सबसे पहले समझते हैं यार ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। एक डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन है मैं लिख कर आया हूं। डेफिनेशन में इसलिए लिख कर आया हूं ताकि भाई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हम जो डेफिनेशन याद करते हैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में हम याद करते हैं, इसलिए मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आया ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे से। ज्योमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जियो एंड मेट्रॉन, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना, समझना है, ठीक है। केवल और केवल समझना है, आपसे थ्योरी नहीं पूछी जानी है, आपको नॉलेज कितना है ये पता होना चाहिए। जियो एंड मेट्रॉन ग्रीक वर्ड्स हैं ये सब। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग। बेसिकली ज्योमेट्री का यूज किस लिए किया जाता है? मेजरमेंट के लिए। और शुरुआत से हम ज्योमेट्री का यूज किस लिए कर रहे हैं? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल की पोजीशन निकालने के लिए, कोई पॉइंट कहां पर है, ये चीज सारी चीजों के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये बेसिक सी बात होगी। अब सबसे पहले यार यूक्लिड्स ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यूक्लिड्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ज्योमेट्री के पोर्शन में। कुछ इन्होंने पोस्टुलेट दिए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि डिराइव्ड पोस्टुलेट है, प्रूवन चीजें हैं, उन्हें ही पोस्टुलेट या एक्सियोम कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है। यूक्लिड्स एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट प्रूव्ड एज देयर नॉट टू बी प्रूव्ड, नॉट नहीं, नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एज दे आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। दीज यूनिवर्सल ट्रूथ आर नोन एज एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। जो भी चीजें ऑलरेडी प्रूवन है, जिसमें कोई भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? यूक्लिड्स की नहीं, सिंपल समझिए, वो एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई पूछ लेता है भाई पोस्टुलेट तुमने पढ़ा है, पोस्टुलेट होता क्या है? ऑलरेडी प्रूवन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टुलेट कहते हैं। टर्म पोस्टुलेट जो होता है इज यूज्ड फॉर द एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री। अच्छा, पोस्टुलेट का वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, वो केवल और केवल ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और जो एक्सियोम्स होता है वो मैथमेटिक्स में कहीं भी आप यूज कर रहे होगे। देखिए, टर्म एक्सियोम इज यूज्ड फॉर द एजम्पशन यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेशली लिंक्ड टू द ज्योमेट्री। अगर आप कोई प्रूवन स्टेटमेंट यूज करते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज आप यूज करते हैं केवल और केवल ज्योमेट्री में, तो वो क्या कहलाता है? पोस्टुलेट कहलाता है। अगर आप पूरे मैथमेटिक्स में कोई चीज यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सियोम्स कहलाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। द वर्क डन बाय यूक्लिड्स इज नोन एज द यूक्लिड्स एलिमेंट। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अपने नोट पे लिख लीजिएगा कि द वर्क डन बाय यूक्लिड्स इज नोन एज द यूक्लिड्स एलिमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 13 बुक्स। दीज बुक्स कवर प्लेन एंड सॉलिड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इस पर एक सवाल आ गया था एनटीएससी 2010 में, स्टेज 2 में। ये आपका एनटीएससी 2010 के स्टेज 2 में एक सवाल आया था भाई, कि भाई जो यूक्लिड्स का जो भी वर्क डन किया गया था उसका क्या नाम दिया गया था? यूक्लिड्स एलिमेंट दिया गया था। ऑप्शन था कि मैथमेटिशिया दिया गया था, मैथमेटिशियन दिया गया था, या एलिमेंट दिया था, या कुछ भी दिया था। तो आपको ऑप्शन किस पे क्लिक करना था? एलिमेंट पे। एक बार आप पढ़े रहोगे ना, तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी पर भी थोड़ी बहुत, तो आप कम से कम टिक कर पा रहे होगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यूक्लिड्स ने ना 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा कैमरा का इंक्लिनेशन सही कर लेता हूँ, कुछ चीजें छुप रही हैं। आई होप अभी ठीक है। एक सेकेंड, नाउ इट इज ओके, होप सो। चलो ठीक है। हाँ, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। पोस्टुलेट नंबर 1, अब समझ में आ गया कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर वन पॉइंट, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना बच्चा, तो आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये है पॉइंट, ठीक है, अभी पॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो आपको अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हाँ, इस लाइन पर आपको ढेर सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो आपको कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए? ये ध्यान रखिएगा, आपको 2 मिनिमम पॉइंट चाहिए, ठीक है। पहला पोस्टुलेट यही कहता है। डन। पोस्टुलेट नंबर 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन आइदर साइड टू बी ए लाइन, ठीक है। इसका मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन सेगमेंट, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। अभी हम आगे लाइन पॉइंट सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये है क्या, जहां पर आपके पास एंड पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगर आप इस लाइन सेगमेंट को टर्मिनेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इधर भी बढ़ाते हैं, तो ये आपका एक लाइन मिल रहा है। कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन आइदर साइड टू फॉर्म ए लाइन। तो आप किसी भी साइड चाहे जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं और ये एक लाइन बना रहा होगा, ठीक है, क्लियर।
ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कह रहा है कि अगर आपको मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ करना हो, एक सर्कल ड्रॉ करना तो आपको क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। ये अगर सेंटर एक रेडियस मिल गया तो आप इसका आर्क लेकर क्या ड्रॉ कर दोगे, कहोगे भैया हम इसका आर्क लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे कुछ। ठीक है, देखिए प्यारा सर्कल बन गया। ठीक, इधर आ जा भाई। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दुनिया में जितने भी राइट एंगल है तो राइट एंगल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल है, ये भी अगर राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी, हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, ऑल अबाउट एंगल्स में। पोस्टुलेट नंबर 5 आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है। स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन है। ठीक है, ध्यान से, ये दो लाइन्स है, इनका नाम दे दीजिए L और इनका नाम दे दीजिए M। ठीक है बच्चों, सारी चीजें समझ में तो आ रही हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया बहुत तेज पढ़ा रहे हैं अभी, बहुत ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आई होप आ रहा होगा। ठीक, चलो एक तीसरी लाइन मान लीजिए इस पर फॉल करती है N लाइन। ठीक, कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल। ये लाइन थी, दो लाइन पर फॉल कर गई। इंटीरियर एंगल का क्या मतलब हो गया, ये वाला एंगल, ये टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, या फिर मान लो ये टू इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हो। ठीक है, टू इंटीरियर एंगल कहां गए, on the same side of it taken together less than two right angle it produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than right angle। ध्यान से समझो, कह रहा है कि अगर ये मान लीजिए एंगल x है और ये एंगल y है। ठीक है, मान लीजिए एंगल w है और ये एंगल z है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए x और y का जो सम है ना, ये अगर लेस देन टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, अगर इसका सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो जिस साइड का सम लेस देन 180 डिग्री होगा उस साइड अगर आप लाइन को प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस करने का मतलब आगे बढ़ाने है, तो वो कहीं ना कहीं उसी साइड मिलेंगी। सपोज करो W और Z का सम 180 से कम होता तो डेफिनेटली, अगर इन 180 से कम होता तो इधर 180 से ज्यादा होता, तो ये लाइन इस साइड मिलती। तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री से कम होगा उसी साइड वो लाइन जाकर मिलेगी। क्लियर, बात समझ में आई। पोस्टुलेट नंबर 5 सबको समझ में आया। देखो मैं बेसिक से लेकर चलूंगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, मजा आ रहा है। ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बस हमें समझना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब एक प्लेफियर्स का एक्सियोम है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M passing through point P and parallel to line N. From figure it can be seen that the all line passing through the point P, only line M is parallel to the L. कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने एक लाइन L ले लिया, इधर देखिए यहां पर आप बेसिक स्टार्टिंग से लिए एक एक स्टेप। मान लीजिए लाइन आपने एक L ले लिया, एक पॉइंट यहां पर P ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट P पर आप ना दुनिया में जितने भी लाइन स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से, केवल और केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जो कि इस लाइन L के पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल लाइन M, इसके अलावा कोई लाइन इस पॉइंट से पास करती हुई इसके पैरेलल नहीं होगी, केवल और केवल एक लाइन होगी। ठीक है, क्लियर बात, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक और प्रूवन एक्सियोम या पोस्टुलेट में कह सकता हूं वो ये चीज है कि किसी भी दो पॉइंट को अगर दो पॉइंट से मिलाकर अगर आपने ये लाइन बनाया तो दो पॉइंट से आपको केवल और केवल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको ये तीसरा अगर कुछ इस प्रकार से बनाओगे ना तो ये कर्व मिलेगा। स्ट्रेट लाइन केवल और केवल एक पॉसिबल है। तो जो पोस्टुलेट नंबर 1 था ना वो लगभग समझ लो यही है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो दो पॉइंट अगर आपने लिए तो उन दोनों पॉइंट से केवल और केवल आप एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लाइन बनाने की कोशिश करोगे दूसरी लाइन ना, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो कुछ एंगल बना रही होगी या फिर कर्व होगी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी चीजें सबको समझ में आ गई यहां तक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर इन अ प्लेन ऑन द कर्व्ड सरफेस इट फिल्स। तो जो भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो एक प्लेन पर बात करेंगे। प्लेन क्या होता है, जैसे ये सीट ऑफ पेपर क्या है, ये सीट ऑफ पेपर क्या है, ये एक प्लेन है। हम केवल और केवल टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेंथ या फिर ब्रेड्थ। हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी पर पॉइंट होगा, इसी पर लाइन होगा, सब कुछ एक प्लेन पर बात कर रहे हैं।
मेरा ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो भी डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो हम इसी की बात करें तो हम कर्व्ड सरफेस पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री को वेरीफाई नहीं करते हैं। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये तो बात है, मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा ना, इसके मिड पे जो होगा वही पॉइंट मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये केवल एक मिड पॉइंट होगा। तीसरी बात, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आपने एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, कोई भी दो लाइन उठाओ, ओनली टू लाइन, कोई भी टू लाइन उठाओ, उसमें आपको केवल और केवल एक पॉइंट कॉमन मिलेगा। अदर की वो एक दूसरे के ऊपर लाइन ना करो, अगर एक दूसरे के ऊपर लाइन करेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे होंगे। टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन लिख दिया। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। वर्ड को समझिए, हर एक चीज को समझिए। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन के एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आई? चलें आगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका यूक्लिड्स का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आज आपका काम एक और होगा, एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 को जाकर आपको पढ़ना है, आपको रीडिंग लगानी है, और उसके बाद एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी ना उसको भी अटेम्प्ट करना है। जो भी चीजें दी गई होगी, एक दो सवाल, चार सवाल जो भी दिया गया होगा, तभी मजा आएगा, ठीक है। चलो, ऑल अबाउट द पॉइंट एंड लाइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब यहां से हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के दिन हमारा टारगेट होगा केवल और केवल लाइन्स के बारे में और एंगल्स के बारे में समझना, एकदम बेसिक बेसिक। पहले दिन आराम से कर रहा हूं, फिर कल हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी चीजें रहेंगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम बच जाएंगे उसको हम कर लेंगे। और फिर परसों हमारा प्रैक्टिस सेशन लाइव होगा। जो भी बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लाइव सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में जरूर आएंगे, ठीक है। चलो, पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। आपको भी पता है कि एक डॉट से अगर ये डॉट हो गया तो ये हमारा क्या है, पॉइंट है। इट हैज नो डायमेंशन, ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल आ जाता है। इट हैज नो डायमेंशन लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड द थिकनेस। इट हैज ओनली पोजीशन। पॉइंट की क्या होती है, एक पोजीशन होती है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था भाई, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया तो इसकी पोजीशन होती है, क्या होती है, एक्स कॉमा वाई। बताया था, पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, ठीक। पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी, कुछ भी से आप डिनोट कर सकते हो। ए डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल इज ए पॉइंट, ठीक है। एक पेंसिल या पेन, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, दिस इज अ डॉट, दिस इज अ डॉट, दिस इज अ पॉइंट। क्लियर है? इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसमें नहीं होते, ठीक है। इसे इट इज डायमेंशनलेस कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट से हम आगे बढ़कर आते हैं लाइन पर। A geometrical line is a set of points that extend endlessly in both the direction. A line has end points, it has only length. The arrow heads so that the line goes on the endlessly on the other point. मान लीजिए ये दो पॉइंट को लेकर आपने मिला दिया, लाइन बना दिया, एक ये लाइन सेगमेंट हो गया और इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये एरो ये शो कर रहा है कि ये लाइन इनफाइनाइट तक जा सकती है, ये बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अगर ये एरो लगा हुआ तो इसका क्या मतलब है, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये एक लाइन है, तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ये भी लिख देते हैं कभी कभी कि ये लाइन एल है, या फिर ए बी लाइन भी हम कह सकते हैं इसको। ये लाइन एल है या ए बी लाइन है, ठीक है। दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है। अब एक टर्म होता है रे, ठीक है। पहली चीज आपको समझ में आ गई, लाइन, आराम से समझते रहिएगा। इसमें लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, हजारों, लाखों, करोड़ों, इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे होंगे। इट इज ए स्ट्रेट कर्व विच वन एंडिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड टू इन्फिनाइट इन द अदर डायरेक्शन। रे क्या होता है, जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलने वाली लाइन, इस पॉइंट से जो भी एक लाइन निकल रही है ना, एक तरफ, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये एक रे है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक। ये क्या कहलाती है, रे। तो हम लोग इसीलिए तो सन को कहते हैं कि सन से जो किरणें निकल रही है ना, ये क्या कहलाती है, ये रे होती है। रे क्यों कहते हैं इन्हें इसलिए हम रे कहते हैं कि इनका सोर्स क्या होता है, इनका सोर्स एक सन होता है। यहां से ये निकल रही है और स्ट्रेट जाती है, जहां भी जाती है, जहां भी पड़ती है वो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई सबको ये बात? डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज ए स्ट्रेट कर्व विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट इज स्ट्रेट लाइन, और ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा कि एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट में ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स पॉइंट होता है, अब ये इससे फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो दैट इज लाइन सेगमेंट। आगे आइए, प्लेन है।
देखो सारी चीजें थ्योरी है। अब आप कह रहे हो भैया हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे, देखो आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो कि भाई हाँ लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन, तो जो टर्म आपके सवालों में यूज किया जाता है ना, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे, तो पकड़ के चलना है, ठीक है। चलो, ए प्लेन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, इट इज अ फ्लैट सरफेस विच विथ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ए ज्योमेट्रिकल प्लेन एक्सटेंड एंडलेसली इन द ऑल डायरेक्शन, स्मॉल लेटर आर यूज्ड टू डिनोट अ प्लेन, ठीक है। ये एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन का क्या मतलब, इसकी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी। ये देखो पेपर सीट का, ये क्या है, ये प्लेन है। ये वॉल क्या है, ये एक प्लेन है। एक सरफेस ले रहे हो तो ये एक प्लेन है। ये डिजिटल बोर्ड क्या है, ये एक प्लेन है। आपके मोबाइल के स्क्रीन क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। सरफेस ऑफ सीट ऑफ पेपर, सरफेस ऑफ वॉल, ये सब क्या कहलाता है, आपका प्लेन कहलाता है। को प्लेनर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 11th 12th में जाओगे तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। द पॉइंट दैट बिलोंग्स टू द सेम प्लेन आर द कॉल्ड कोप्लेनर पॉइंट्स। मतलब एक प्लेन में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर पॉइंट कहलाते हैं। अब मेरी एक बात समझो, जैसे मान लो मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब मान लीजिए सामने वाले प्लेन पर मैंने यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी, और ऊपर वाले प्लेन पे मैंने लिख दिया डी, यहां लिख दिया ई, यहां लिख दिया एफ, यहां लिख दिया जी, ठीक। अब ये ए बी सी ये एक प्लेन करें, तो मान लीजिए अगर इस प्लेन का नाम हमने एल रखा, इस प्लेन का नाम हमने एम रखा और इस प्लेन का नाम हमने एल रखा, तो ए बी सी कोप्लेनर पॉइंट होंगे, डी ई इस प्लेन के कोप्लेनर पॉइंट होंगे, एफ और जी इस प्लेन के कोप्लेनर पॉइंट होंगे। सी और एफ कोप्लेनर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग है। प्लेन मतलब ये सरफेस, ठीक है बेटा, क्लियर सबको, ग्रेट। आगे बढ़िए, कोप्लेनर लाइन। अब कोप्लेनर पॉइंट समझ में आ गया तो कोप्लेनर लाइन में कोई बात ही नहीं रही। द लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन आर द कोप्लेनर लाइंस, क्लियर। तो ये सारी थ्योरी है, आप पढ़ते चलो। आगे बढ़ते हैं मिड पॉइंट पर। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी, ए पॉइंट एम इज सेट टू द मिड पॉइंट इफ एम इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए एम इज इक्वल टू ए बी। यम एक ऐसा पॉइंट है ना जो इस लाइन को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, और अगर आप लेंथ की बात करोगे तो ए एम से एम बी तक की लेंथ कितनी होगी, बराबर होगी। ए एम इज इक्वल टू ए बी होगा, और क्या कह सकते हो कि ए एम अपॉन ए बी जो होगा ना वो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। अगर आप ए एम अपॉन ए बी नहीं, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी क्या होगा, 1:1 होगा। सिमिलरली आप कहोगे ए एम अपॉन ए बी की अगर बात करोगे तो ये क्या होगा, 1/2 होगा। अगर आप बी एम अपॉन ए बी की बात करोगे तो वो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई सबको। और किसी भी लाइन का केवल और केवल एक मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बगल में कोई पॉइंट रखोगे वो मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ए एम बराबर एम बी है तो और इसके अलावा कोई भी मिड पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट डन। ए लाइन एल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम। अब जो ये आपका मिड पॉइंट मिला ना, इससे एक लाइन पास कर रही है एल of a line segment AB and a perpendicular AB is called the perpendicular bisector of the line segment। perpendicular क्या होता है, मतलब इस लाइन पर मैंने एक लाइन डाली, ऐसी डाली कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ये लाइन परपेंडिकुलर तो है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगी, जब ये मिड पॉइंट से पास करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा L लाइन, ठीक है, और मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ये डाल दिया, ठीक, एम लाइन, लेकिन मिड पॉइंट हमारा यहां है, तो क्या हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब बोलेंगे, जब ये लाइन पास कहां से कर रही होगी, मिड पॉइंट से, तो वो क्या कहलाएगी, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गई इतनी चीजें, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो बाइसेक्टर समझ में आया। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाइसेक्ट। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन है, अब ये भी लाइन, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और एम मैंने बता दिया है आपको मिड पॉइंट। तो लाइन एल क्या है, ये बाइसेक्टर है इसका, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब लाइन एल और ए बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। दिस लाइन इज, यहां लिख देता हूं, अपनी कॉपी पर लिख लो समझने के लिए, दिस इज ओनली बाइसेक्टर here, this is M perpendicular to L,
ठीक है। एम परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल का साइन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। यहां पर परपेंडिकुलर है, यहां पर बाइसेक्टर है, अगर मिड पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर भी है तो ये क्या कहलाएगी, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, एक एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाया था। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, एक लाइन में जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं सभी के सभी क्या होते हैं, कोलिनियर। इफ 3 or more points lie on a straight line then those points are the collinear points. Here A B C D are the collinear points. Non collinear points, the points which do not on the straight line are called the non collinear, मतलब A H ये सारे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, C G H, ठीक है। ये एक ही लाइन पर लाइन नहीं कर रहे इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट। हिंस दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट विद द पॉइंट A B C D E F G, ये सब कोलिनियर है, ये सब नॉन कोलिनियर है, क्लियर, जो लाइन पर लाइन नहीं कर रहे होंगे, ठीक। तो यहां तक मुझे बताइए कि सारे के सारे बच्चों को लाइन के बारे में सारी चीजें समझ में आई, बेसिक्स बात आपको क्लियर होनी चाहिए, प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, सारी चीजें। सवाल करेंगे, चीजें समझाएंगे, वहां मजा आएगा, बट आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चल बढ़िया, आ जाओ। ऑल अबाउट एंगल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। एंगल क्या होता है, an angle is formed when two straight line or the rays meet at a common end point. The common point of the contact is called the vertex of the line. The word angle comes from a Latin word named angulus, meaning corner. प्यारे बच्चों, आप जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहां से मैंने ये एक रे डाला और यहां से मैंने ये एक रे डाला, इसके बीच में ये स्पेस है ना, ये स्पेस। अब इसको स्पेस को मेजर करने के लिए हमने एक चीज डेवलप की, दैट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। एन एंगल इज फाउंड व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन ऑफ प्ले रेज मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम मेजर कैसे करते हैं, एंगल के थ्रू, ठीक। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, थीटा से, थीटा नहीं, थीटा तो उसका नाम रखते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं ना, डिग्री में। सपोज इसको मेजर किया, ये x आया तो x डिग्री, ठीक, ग्रेट। सिंबल ऑफ एंगल कैसा होता है, द सिंबल रिप्रेजेंट, एंगल को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ध्यान से रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा A B C, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल B को, मिड में जो लिखा हुआ है उसको, ठीक है। एन एंगल आर मेजर्ड इन द डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, ये पॉइंट जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये दोनों आपके आर्म्स हैं, ठीक है, जो आर्म्स है, ठीक, बाहु, और ये है आपका एंगल। क्लियर, सबको क्लियर हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं एंगल्स के, सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एन एक्यूट एंगल क्या होता है, मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी एंगल होते हैं क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे ये 62 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इज एंगल बिटवीन 90 डिग्री से 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा यहां पर क्या होगा, 0 से ग्रेटर, 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा जो, मान थीटा से हम डिनोट करते हैं 90 डिग्री से लेकर, थीटा की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 180 डिग्री। ये अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, यहां पर लिख लीजिएगा 0 से थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा और थीटा जो होगा 180 से कम होगा। क्लियर है, सब लोग लिख लीजिएगा, गुड। आगे राइट एंगल क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 90 डिग्री के बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये है राइट एंगल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ठीक। एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अगर ये एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मेजर्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री से 360 डिग्री। यहाँ पे फिगर ये थोड़ा सा गलत बनाया गया है क्योंकि ये 240 डिग्री दिखाया गया है, तो ये वाला अगर यहाँ पे बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 240 डिग्री है, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर मैं ब्लैक लाइन चला दूं ताकि आपको दिखे ना, ठीक। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कहां से कहां तक होता है, ये होता है आपका थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम, पूरा इसको हम क्या मेजर करते हैं 360 तक, वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो तो क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट और
कंप्लीट एंगल। एक जीरो एंगल होता है, जीरो एंगल का मतलब ये इसी पर है, तो ये 0 डिग्री एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ग्रेट, ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल फाउंड विद इन और इनसाइड ए शेप। ठीक है, अंदर, शेप के अंदर में, ये एंगल शेप के अंदर, क्लोज्ड फिगर की अगर मैं बात करूं तो शेप के अंदर जो एंगल बन रहा है वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। हियर एंगल एबीसी, बीसीए एंड सीएबी। जब देखो एबीसी लिख रहा है ना, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। जो बीच में आता है ना उसे हम कहते हैं एंगल बेटा। ठीक है, बीसीए लिख रहा है तो क्या कर रहा है? बीसीए, इसकी बात कर रहा है। जब सीएबी लिख रहा है तो उसकी बात कर रहा है, सीएबी, इसकी बात कर रहा है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की बात करें अगर, exterior angle are the angle found outside a shape between any side of the shape and extended adjacent side, hence ACD is exterior angle। देखो अब हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया CD को। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। सपोज हमने यहां पर इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। सपोज हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? तो आई होप आपको एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा। इनमें क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट ध्यान से समझाऊंगा, आज याद रह जाएगा। ठीक है, तरीका बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हियर एंगल BXC एंड CXD आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो दो एंगल की बात कर रहा हूं, वो दोनों एंगल मिलाकर क्या बनानी चाहिए? 90 डिग्री। सपोज मैंने लिख दिया ये x और ये लिख दिया y, तो x प्लस y का अगर सम 90 डिग्री एग्जैक्ट है तो x और y क्या कहलाएंगे? x, एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है भैया, ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब एंगल x और एंगल y का सम कितना होगा? 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करके मैं करता हूं, तो सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम कितना मिलकर आ रहा है? 180 डिग्री, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। हियर AXD एंड CXD आर, AXD गलत लिख दिया हुआ है, AXC लिखना चाहिए इसको। आई होप हियर AXC, सपोज मैंने ये x लिखा है और यहां से यहां तक के एंगल को मैं मान लिया z, तो x और z को अगर मिलाते हो, एंगल x प्लस एंगल z को अगर आप मिलाते हो तो 180 डिग्री मिल गया अगर आपको, तो एंगल x एंड z क्या कहलाएगा? z आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये कैसे याद रहेगा भैया? हमें कंफ्यूजन होता है, सप्लीमेंट्री में 90 होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री का C जो होता है वो पहले आता है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री का C पहले आता है और सप्लीमेंट्री का S बाद में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री का C पहले आ रहा है तो 90 डिग्री छोटा है वो पहले आएगा, सप्लीमेंट्री का S बाद में आ रहा है तो वो बड़ा है तो बाद में आएगा 180 डिग्री। ठीक, अब कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई यहां पर क्या अलग अलग एंगल की बात हो रही, नहीं, दो एंगल अगर है x और y, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूंगा तो दो एंगल है तो दोनों का सम अगर कितना हो गया? 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपने मान लो कह दिया कि भाई यहां पर दो एंगल है, एक x है और y है, अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है और कह रहा है कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे कि भैया 180 में से 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 135 डिग्री और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ y हो जाएगा। अगर यहीं पे कहते नहीं x और y कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री बोला था, सॉरी कंफ्यूज हो गया ना, चलो इसको सप्लीमेंट्री मान लो। ठीक, मान लो हमने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होती है? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, 90 माइनस 45, तो ये हो जाता है 45। ठीक है, तो आपको इस पर सवाल आता है, डेफिनेटली एक दो सवाल आपके एग्जाम में दिख जाएगा, इसी पर आता है, बहुत आसान आता है। ठीक, अभी प्रैक्टिस सेशन में बहुत सवाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ये सारे टर्म्स आपको अब ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में यूज होंगे, बट आपको बेसिक्स के लिए यहीं पर पढ़ाऊंगा। एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स, बहुत ध्यान से, एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड एंड विच लाई ऑन द अपोजिट ऑफ द कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल।
एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दो एंगल हो गए, दोनों एंगल सेम वर्टेक्स पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड ए कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गया। कॉमन साइड कैसे हुआ भाई, इसके लिए भी यूज हो रहा है, इसके लिए भी यूज हो रहा है, एंड विच लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो भैया दोनों एंगल कहां लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। क्लियर, समझ में आ गया। सपोज मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है, तो अब ये एंगल और ये एंगल, सपोज ये x है, ये y है और ये z है, तो हियर हम कहेंगे कि x एंड y आर एडजेसेंट एंगल। अगर मैं यहां कहूं y और z, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, क्लियर, x और y और z, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक। एंगल AOB एंड COB, AOB और COB विद द कॉमन वर्टेक्स फॉर कॉमन साइड OB आर एडजेसेंट एंगल। डन, सबको समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आगे बड़ा यूज होगा। Two adjacent angles are said to be form a linear pair angle if they lie on the same straight line. The non-common arms are opposite rays. ठीक है, बहुत ध्यान से। अब कह रहा है कि भाई ये एक लाइन, अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपके मान लीजिए है, और ये दोनों एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो एंगल्स बनाएंगे ना, ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। Two adjacent angles are said to form a linear pair of angle if they lie on the same straight line. सपोज मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो एंगल x एंड एंगल y फॉर्म्स ए लीनियर पेयर एंगल। जो ये आपका कॉमन आर्म के अपोजिट वाला जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, x और y लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम निकालोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, हिंस दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर, ग्रेट। इतनी चीजें सबको समझ में आई भाई, किसी को कोई समस्या यहां तक, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इफ टू लाइंस AB and CD intersect at a point O, then the pair of angle AOC and BOD, अगर दो स्ट्रेट लाइन ध्यान रखिएगा, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल AOC और एंगल BOD क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और एंगल AOD और BOC क्या होगा, एंगल AOD और BOC क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंगल फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल AOC और एंगल BOD क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल OOD और BOC क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं x y z w, तो x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू w एंगल। ठीक है बच्चा, क्लियर यहां तक सबको क्लियर भाई, ग्रेट। एंगल एडिशन एक्सियोम्स कहता है कि एंगल ABC का जो मेजरमेंट होगा, वो सम होगा एंगल ABP और PBC। ठीक है, तो ये एंगल एक्सियोम्स हो गया एडिशन का। ठीक, तो यहां तक सारी चीजें थी आपकी। तो ये बेसिक सी बातें थी। लगभग 40 मिनट का ये लेक्चर हुआ, और 40 मिनट के लेक्चर में आपको लाइंस एंड एंगल की जितनी भी बेसिक चीजें हो वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, जो कि आपको आगे पूरे ज्योमेट्री में यूज होने वाली है। तो ऐसे ही प्यार से पढ़ेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री आपका स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, वीक नहीं, आपको सवाल मिले तो आप अटेम्प्ट कर सको, इस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो तो ग्रेट। जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आई होप आपको सेशन मजा आया होगा। तो सेशन मजा आया है तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, आखिरी में आकर तो लाइक कर दो। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज या मेंटरशिप चाहते हो तो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो यार। टेस्ट सीरीज आपका बहुत प्रॉपर तरीके से कराया जा रहा है, टोटल 28 टेस्ट करवाने वाला हूँ, और 21 जुलाई को आपका 3rd टेस्ट होने वाला है। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो कनेक्ट होकर पढ़ पाओगे, बहुत सारे बेनिफिट है, अलग अलग वीडियोज में बता रखा हूँ। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करें। ठीक है, चलो। हाँ, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स इसका मैं अभी रैंकस NTSC के इस पे डाल दूंगा ऐप पर। रैंकस NTSC के ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, उस पर चैप्टर बना दिया जाएगा लाइंस एंड एंगल, और उसमें नोट्स डाल दिया जाएगा।
ठीक, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत मजा आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड